हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल परमहंस आज आपको क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 12 अपलोड करने जा रहा हूं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे इसके पहले के जो पार्ट नहीं देखे हैं वो मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पर जा कर के फिजिक्स क्लास 12 की फिजिक्स को प्लेलिस्ट पर ओपन करें और वहाँ पर जा कर के मेरे 11 पूरे पार्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि द्विध्रुवों के समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है उसका मैंने आपको पूरा डेरिवेशन बताया था। और इसके बाद में उनकी स्थितियां बताई थी, 3 स्थितियां मैंने बताई थी। इसके बाद में मैंने आपको इससे एक क्वेश्चन भी दिया था। ठीक है, तो आप लोगों ने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। अब मैं आज एक अपना नया टॉपिक लेकर के आया हूँ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप लोग बड़े ही ध्यान से समझिएगा। टॉपिक है हमारा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, हमें कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, जैसा कि हमने अभी चित्र बनाया हुआ है और इसमें मैंने एक एक्स अक्ष लिया है और एक वाई लिया है और इसका मूल अक्ष जो 0 है, ओ है, वो है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमने मूल बिंदु ओ से Q1 एक आवेश लिया और Q2 दूसरा आवेश ले लिया। इन दोनों आवेशों पर 2 बल लग रहे हैं। Q1 पर जो बल लग रहा है वो Q2 के कारण बल लग रहा है F12। ठीक है, Q1 तो 1 लिखा और किसके कारण लग रहा है, Q2 के कारण लग रहा है तो 2 लिख दिया। तो इस प्रकार से पर जो बल लगेगा F सदिश 1 2। ठीक है, इसी प्रकार Q2 पर जो बल लग रहा है ये F21, यानी कि Q2 तो 2 पहले तो 2 किया और किसके कारण लग रहा है 1 के कारण, तो यहाँ पे F21 कर लिया। हमको इस सदिश पे ये बताना है कि ये जो दोनों बल है चित्रानुसार तो हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के विपरीत है। अब हमको इसके सदिश निरूपण के द्वारा हमको इन दोनों बलों को विपरीत सिद्ध करना है। ठीक है, तो वो हम कैसे सिद्ध करेंगे देखिएगा। अब यहाँ से जो Q1 की दूरी है O बिंदु से वो है R1 वेक्टर। ठीक है, और Q2 की जो दूरी है वो है R2 वेक्टर। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप इसको देख रहे हैं। अब इसी से रिलेटेड हम इधर करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि कैसे करते हैं। तो जैसा लिखा हुआ है कि माना 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि Q1 आवेश ये है और Q2 आवेश ये है, जिसके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश R1 व R2 है। ठीक है, R1 वेक्टर या R1 सदिश व R2 सदिश या R2 वेक्टर है। ठीक है, अब ये R2 और R1 वेक्टर, तो सदिश के बारे में सदिश और अदिश के गुणन वगैरह मैंने आपको 11th पर बताए हुए थे। अब उन्हीं का थोड़ा सा यहाँ पर यूज करते हुए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा और बहुत ही बारीकी से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि हम सदिश में से हमारा लिखा है R12 वेक्टर। ठीक है, तो R12 वेक्टर का मतलब होता है कि R1 और R2 वेक्टर में अंतर, जैसा कि यहाँ पे दिखा है कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, या इसको हम बोल सकते हैं R1 सदिश माइनस R2 सदिश। इसी प्रकार R21 को हम लिख सकते हैं R2 सदिश माइनस R1 सदिश। ठीक है, अब कहीं इनके मान यदि ऋणात्मक हो जाए, क्योंकि ये क्या है, दूरी है और दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी कभी ऋणात्मक तो होती नहीं। अब मान लीजिए यदि ये हमारा R1 हो जाए 3 और R2 हो जाए 5, तो जब हम 3 में 5 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, वो भी क्या बचेगा, ऋण का 2 बचेगा। तो ऐसी कंडीशन पर हम इनको धनात्मक बनाएंगे। तो गणितीय नियमों के अनुसार जब हम इनको धनात्मक बनाएंगे तो यहाँ पे हम मॉड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ये मॉड का मतलब होता है कि उसके अंदर यदि कोई ऋणात्मक संख्या लिखी होती है तो जब वो मॉड से बाहर आती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, और जब कोई पॉजिटिव संख्या मॉड के अंदर होती है तो वो पॉजिटिव ही रहती है। ठीक है,
तो इस वजह से इस दूरी को हम मॉड लगा देंगे, तो जो भी इसकी दूरी ऋणात्मक हो रही होगी तो वो धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारी एक प्रकार से दूरी है। ठीक, अब जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कूलाम के नियम से Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला विद्युत बल, ठीक है, लगने वाला विद्युत बल, ये देखिए Q1 पर जो विद्युत बल लग रहा है वो लग रहा है F12 लग रहा है। तो वही लगने वाला विद्युत बल F12 हो तो कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम क्या होता था, F = K × Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही होता था, यानी कि दोनों आवेशों के गुणनफल बटे उनके बीच की दूरी का वर्ग। ठीक है, तो वही चीज हमने किया कि K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, ये हमारी Q1 पर F12 पर जो लगने वाले बल है उसकी क्या है, दूरी है, इसके और इसके सापेक्ष। तो वही यहाँ पे हमने कर दिया R12 और ये मॉड का निशान लगाया ताकि ये कहीं ऋणात्मक न हो जाए, इस वजह से इसको हमने मॉड के अंदर लिख करके इसका स्क्वायर कर दिया। अब ये जो हमारा इतना एक पोर्शन है ये हमारा एक परिमाण है। ठीक है, अब परिमाण और सदिश राशियां, ये हमारा सदिश है, तो सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम इसकी दिशा को भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो दिशा यदि हम किसी के पर यदि हम कैप लगा देते हैं या उसको हम एकांक सदिश बोलते हैं, ठीक है, यदि कैप लगा दें या इसको कह दें एकांक सदिश, तो वो इसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे हमने कर दिया, ये जो R12 वेक्टर था यही इसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा, तो यहाँ पे हमने इसकी दिशा प्रदर्शित करने के लिए इसको इनटू में R12 का कैप कर दिया या R12 एकांक सदिश कर दिया, जो कि इनकी दिशा को व्यक्त करता है। तो हम इससे मान सकते हैं कि जो दिशा इसकी है वही दिशा इसकी होगी। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये इसकी दिशा को व्यक्त करता है, जो कि मैंने नीचे लिखा भी, यदि आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि यहाँ R12 कैप, इसको हम कैप बोलते हैं और इसको हम वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ R12 कैप बिंदु Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है, की ओर इंगित यानी कि दिशा को इंगित करने वाला एकांक सदिश है। ठीक है, इसके बाद में जहां इसका मान होता है कि यदि R12 कैप लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं R12 वेक्टर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये आपको काम आएगा आगे। तो यहाँ पे ये जो R12 कैप = R12 वेक्टर अपॉन मॉड में R12 वेक्टर। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ऊपर मॉड नहीं है नीचे मॉड है। ठीक है, तो ये इसका एक प्रकार से वैल्यू हो गई इसकी। तो यदि इस वैल्यू को हम इसकी जगह पर रख दें, ठीक है, जहां हमारा R12 कैप लिखा है वहां पर हम रख सकते हैं R12 वेक्टर अपॉन मॉड में R12 वेक्टर। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिख दी है, ये देखिए सेम हमारा ये चीज यहाँ पर वैसा ही लिखा है, बस यहाँ R12 कैप की जगह पर हमने इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दिया है। जब हमने इस वैल्यू को पुटअप कर दिया है तो अब हम देखते हैं कि हम R12 वेक्टर को भी हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर R12 वेक्टर को हम लिख सकते थे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, तो इस जगह फिर हमने एक वैल्यू पुटअप कर दी, इसकी वैल्यू हमने पुटअप कर दी, R12 वेक्टर की वैल्यू ये रख दी हमने यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया K Q1 Q2 और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये हो गया। अब यहाँ पर ये R12 वेक्टर का क्यूब बन गया। अब ये क्यूब कैसे बना, देखिए यहाँ पर ये R12 वेक्टर मॉड में का स्क्वायर था और एक यहाँ पर हो गया R12 वेक्टर का मॉड, ये स्क्वायर ये दोनों सेम है, जब इसका गुणा होगा तो ये स्क्वायर, जैसे मान लीजिए इस यदि है x² इंटू एक्स तो ये इक्वल टू हो जाएगा x³। तो सेम वही कंडीशन, ये स्क्वायर इंटू ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे इसको हमने क्यूब कर दिया। समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया।
तो स्टूडेंट्स इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार हमने जैसे F12 पर बल निकाला वैसे ही हम F21 पर बल निकालेंगे। तो F21 पर जो हम बल निकाल रहे हैं, देखिए इसी प्रकार Q2 पर 1 के कारण, यहाँ पर हमने क्या लगाया था, Q1 पर Q2 के कारण, यहाँ पर क्या करेंगे, Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला विद्युत बल या कूलाम बल F21 वेक्टर हो तो, ठीक है, F21 वेक्टर। तो सेम फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, बस यहाँ पर हमने R12 का स्क्वायर किया था और R12 का कैप किया था, तो उसकी जगह पे हम ये कर दिए R21 का स्क्वायर और R21 का कैप। सेम प्रोसेस वही है। और जैसा कि ये हम मान लिए, इसके बाद में ये भी क्या है, हमारा R21 कैप क्या था, बिंदु Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है, जैसा कि हमने इसमें लिखा था। सेम वही है, बस यहाँ हमारा 12 था, यहाँ R12 F12 है, तो उसकी जगह पर यहाँ पर क्या हो गया है हमारा F21 R21। बाकी सेम पूरा वैसे ही है, आप इसको पहले जैसे समीकरण से समझ करके आप इसको कर सकते हैं और इस प्रकार से आप अपना एक दूसरा समीकरण बना लेंगे। ठीक है, पहले समीकरण के आधार पर ये दूसरा समीकरण बना लेंगे। इसको आप अपने मन से खुद बनाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरा समीकरण कैसे बन गया। पहला समीकरण हमारा था F12 वेक्टर, तो दूसरा हमारा बन रहा है F21। जहाँ जहाँ उसमें 12 है वहाँ वहाँ इसमें हम 21 कर देंगे, और जहाँ पर 1 था वहाँ पर 2 और जहाँ पे 2 था वहाँ पर 1 कर दिया। तो इस प्रकार से ये हमारे दो समीकरण बन गए। ठीक है, तो अब ध्यान देते हैं, हमको ज्ञात क्या करना था, हमको इस पर दिशा को बताना कि दोनों विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो इनकी विपरीत दिशा के लिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पर रफ कार्य देखते हैं कि जैसे हमारा पहला समीकरण था। ठीक है, पहला समीकरण हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ये आपको समझना है कि इक्वेशन फर्स्ट के आधार पर हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमारा जो समीकरण फर्स्ट था वो क्या था, F12 वेक्टर। ठीक है, इसके बाद में इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन मॉड में R वेक्टर 1 2 का क्यूब, ठीक है, इनटू में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये था इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इधर देखते हैं, इक्वेशन सेकेंड को भी हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इक्वेशन सेकेंड को लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड हमारी निकल करके आई है F21 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन मॉड में R21 वेक्टर का क्यूब और इनटू में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये है हमारा, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी और ये इक्वेशन हमारी सेकेंड हो गई। ठीक है, अब हमको ध्यान देना है कि यदि हम मान लेते हैं कि माना, यदि ये मैं ऐसे मान रहा हूँ कि माना यदि R1 वेक्टर इज इक्वल टू 5 मान लेते हैं और R2 वेक्टर इज इक्वल टू मान लेते हैं 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हमारा क्या है, R1 R2, तो इसको भी हम ऐसी कंडीशन पर लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए R वेक्टर 1 2 को, R वेक्टर 1 2 को ये माना था, तो बस ये हमारा मॉड के अंदर है तो इसको हम मॉड के अंदर ही लिखेंगे। तो इसको हम एक प्रकार से विस्तार रूप लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट का, तो ये हो जाएगा F वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन ये R, तो इसको हम लिखेंगे मॉड के अंदर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब और इनटू में ये है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये हो गया। इसी प्रकार इधर लिख लेते हैं समीकरण 2 को, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, F21
वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन, इसी प्रकार से इसको भी हम विस्तार कर लेंगे, R21 का मतलब कि R2 माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो मॉड के अंदर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब, और इनटू में ऊपर कर लिया इसको हमने R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों इक्वेशन सेम है, बस जहाँ पे इन पर 1 2 फर्क है। ठीक है, अब इनके मानों को हम यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, तो जब इनके मान को हम यहाँ रखेंगे, R1 की जगह 5 रख देते हैं, R2 की जगह 3 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो F वेक्टर 1 2 या F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन, इसके अंदर R1 का मान है 5, तो हमने कर दिया 5 माइनस 3 का क्यूब। ठीक है, इनटू में यहाँ कर दिया 5 माइनस 3। ठीक है, ये समझ में आया आपको। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे F21 वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ के Q1 Q2 अपॉन, ये R2 है तो R2 की वैल्यू है 3, तो 3 माइनस R1 की वैल्यू है 5, 5 का क्यूब इनटू में यहाँ कर देंगे 3 माइनस 5। समझ में आया। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे इधर का, तो ये हो जाएगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2। ठीक है, अपॉन में 5 में 3 गया 2, तो ये हो गया 2 का क्यूब इंटू 5 में 3 गया 2, और इधर क्या बचेगा, इधर भी सॉल्व करते जाएंगे, तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन, 3 में 5 नहीं घटेगा, 3 में 5 घटेगा तो कहे में आएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 का क्यूब। ठीक है, और 3 में 5 घटेगा तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, तो इनटू में हमने कर दिया माइनस का 2। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आप बहुत से न्यूमेरिकल्स को लगाते चले आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे आगे क्या होता है कि अब मैंने आपको बताया था कि मॉड हटेगा तो यदि प्लस में है तो संख्या प्लस में ही रहेगी, और यहाँ पर ये मॉड है, जब ये मॉड हटेगा तो जो माइनस में है वो प्लस में बन जाती है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन 2 का क्यूब 8 इंटू 2, तो 2 एक नम 2, 2 चौको 8 आ गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से इसको हम F21 वेक्टर इज इक्वल टू, ये हुआ हमारा के Q1 Q2 इंटू, ये माइनस का 2 है, माइनस का 2 अपॉन, अब ये जो है हमारा ये क्या है, -2 का क्यूब, तो जब इससे मॉड हट जाएगा, यानी कि मॉड का निशान हटेगा, तो ये क्या बच जाएगा, माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगा, और प्लस 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। ये हो गया, अब इसको काटेंगे तो ये माइनस का है, तो 2 एक नम 2 चौको 8, ये कहे का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन 4, ये लिख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, F21 वेक्टर इज इक्वल टू, ये माइनस का था ना, तो माइनस का के Q1 Q2 अपॉन 4। अब देखिए देखने में सभी सेम लग रहा है। ठीक है, बस थोड़ा सा निशान का फर्क है, तो यहाँ पे यदि हम इस निशान को इधर लगा देंगे तो इसका, यदि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो जब इसका निशान ये माइनस कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये तो हमारा सेम वही रहेगा, ये हमारा सेम वही रहेगा, यानी कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, के Q1 Q2 अपॉन में 4 ये है, और इधर में क्या आएगा, इसको माइनस कर देते, F माइनस का F21 वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये प्लस का हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन 4, ये प्लस का हो गया। अब देखिए सेम है, तो इस प्रकार से जब ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, तो ये भी इसके बराबर में हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये सेम है तो ये भी हो जाएगा सेम, तो यानी कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, माइनस का F21 वेक्टर के। यही चीज़ हमको प्रूव करानी थी, यदि निशान चेंज हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर दिशा चेंज
हो रही है। एक की दिशा इधर होगी तो एक की दिशा इधर होगी, क्योंकि ये इनकी निशान, ये धनात्मक में, पॉजिटिव में है। यानी कि जो इन पर बल लग रहा है ये विपरीत बल लग रहा है। एक बल इधर को लगेगा तो एक बल इधर को लगेगा। और यही चीज हमें प्रूव करना था, जो कि हम इस मान को मान करके प्रूव कर लिए हैं। ठीक है, वही चीज अब यहाँ पर हम लिखेंगे। जब देखिए, जब हमारा जब ये एक दूसरे के विपरीत होगा, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया हुआ था कि जो दिशा F12 की होगी वही दिशा R12 की होगी, जो दिशा F21 की होगी वही दिशा R21 की भी होगी। ठीक है, तो ये वही दिशा R21 की भी होगी। तो इस प्रकार से जब ये विपरीत होंगे तो R12 और R21 भी एक दूसरे से विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमको लिखना है कि यहाँ R12 एकांक सदिश या R12 कैप तथा R21 कैप या R21 एकांक सदिश परस्पर विपरीत इकाई सदिश हैं। अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से, जो अभी हमने एक सॉल्व किया है छोटा सा ये चीज कि F12 इक्वल टू माइनस F21 का जो हमने प्रूव किया था, वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया कि F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर की होगा, अर्थात दोनों आवेशों पर परस्पर लगने वाला बल परिमाण में तो समान है। यानी इनका जो परिमाण आया था, ये देखिए इनका ये जो है ये क्या है, ये इसका परिमाण होगा। ठीक है, और ये भी इसका क्या होगा, ये देखिए समान है। ठीक है, तो इन पर जो लगने वाला जो परिमाण है इनका, ये क्या होगा, समान होगा। लेकिन परिमाण समान है परंतु विपरीत दिशा में कार्यरत है। ठीक है, परिमाण समान लेकिन ये एक दूसरे से विपरीत दिशा पर कार्यरत होंगे। ये देखिए, यानी अब हम इस फिगर से देख सकते हैं कि इस पर जो लगने वाला बल होगा, ठीक है, ये जो बल है, जितना बल इस पर लग रहा है उतना ही बल इस पर लगेगा, बस इनकी जो दिशा है वो विपरीत है। ये देखिए, इस एक की दिशा इधर को है और एक की दिशा इधर को है। यही कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है। तो स्टूडेंट्स, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा भी जा चुका है। तो इसको आप अपने आप करने का प्रयास करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये अभी से मैं इसको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता देता हूँ, और ये कई बार एग्जाम पर पूछा भी जा चुका है। तो इस वजह से आप इसको 1, 2 बार 3 बार अपनी रफ कॉपी पर बार बार करिए और इसको लिख करके समझिए। ठीक है, ताकि आपको यदि आ जाए कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कीजिए, तो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण आप इस प्रकार से लास्ट में मान करके और इसकी जो प्रक्रिया है वो ये लिखेंगे, आपको फुल 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ और आपको बता दूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे राहुल परमहंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा डाली गई पुरानी वीडियो को देख करके उससे कुछ पुराने चैप्टर जो उनके छूट गए हैं उनको समझ करके अपने अध्ययन को लेवल पर कर लें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और सभी लोग घर पर रह कर के पढ़ाई करिए। जैसा कि आज 2 मई है और आप सभी को पता है कि लॉकडाउन 14 दिनों के लिए और बढ़ गया है। अब लॉकडाउन हमारा 17 मई तक लागू रहेगा, तब तक हमें घर पर ही रहना है। इसके लिए स्टे होम एंड सेव लाइफ। बच्चों, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।